नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। बायोलॉजी में चैप्टर 10 हमने स्टार्ट किया था, जो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, और इसका भाग 1 मैंने बता दिया है और आज हम बताएंगे भाग 2। भाग 1 में हमने जाना था कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं और सूक्ष्म जीव हमारे लिए यानी कि मानव के लिए किस प्रकार से उपयोगी होते हैं। कौन कौन से ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि पदार्थों के उत्पादन में भाग लेते हैं, जो मानव के लिए लाभदायक होता है यानी कि मानव को लाभ पहुंचाता है। ये बातें जो है हमने भाग 1 में कर लिया है और हम लोगों ने ये भी जाना कि 2 तरह से इन सूक्ष्म जीवियों का प्रयोग किया जाता है। एक घरेलू उत्पादन में सूक्ष्म जीव यानी कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको कि घरेलू उत्पादन में घरों घरों में उसका उत्पादन होता है, जैसे कि दही है, ब्रेड है, डोसा है, इडली है। और घरेलू उत्पादन में जो है सूक्ष्म जीव कौन कौन से भाग लेते हैं, यानी कि इन उत्पादों को बनाने के लिए कौन कौन से सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं, ये सारी चीज़ें जो है मैंने भाग 1 में बता दिया है। आज हम जानेंगे औद्योगिक दूसरा भाग, जो होगा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव। औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिसका उपयोग औद्योगिक पैमाने पर उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो कि सूक्ष्म जीवियों द्वारा बनाया जाता है और जिसका उपयोग व्यावसायिक क्षेत्र में औद्योगिक रूप में किया जाता है, यानी कि उसका जो है उत्पादन इंडस्ट्रियल में होता है, इंडस्ट्रियों में होता है और वहाँ से जो है जो डिमांड होती हैं वहाँ तक उसे पहुँचाया जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों के बारे में। कौन कौन से सूक्ष्म जीव कौन कौन से प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं। तो व्यावसायिक पैमाने पर सूक्ष्म जीवियों को पैदा करने के लिए बड़े बड़े बर्तनों की आवश्यकता होती है, बड़े बड़े ड्रमों की आवश्यकता होती है। जैसे कि डिस्कवरी पे दिखाता है कि जैसे कि अल्कोहल बनाने की विधि जो है, कई बार डिस्कवरी पे दिखाया है कैसे अल्कोहल बनाया जाता है। तो वहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले ज़्यादा उत्पादन के लिए पदार्थ को क्या किया जाता है कि सूक्ष्म जीवियों की अधिक संख्या की आवश्यकता होती है और उस सूक्ष्म जीवियों को सबसे पहले क्या किया जाता है कि बड़े बड़े बर्तनों में, बड़े बड़े ड्रमों में जो है उनका उत्पादन किया जाता है और सूक्ष्म जीवी का उत्पादन हो जाता है। तो यही सूक्ष्म जीवी जो है प्रोडक्ट उत्पादित करते हैं उद्योगों में। तो उन बड़े बर्तनों जिसमें कि सूक्ष्म जीवियों का उत्पादन किया जाता है, सूक्ष्म जीवियों को पैदा किया जाता है, उन बड़े बर्तनों को नाम दिया जाता है किण्वक। क्या? तो किण्वक, यानी कि इसे इंग्लिश में बोलेंगे फार्मेंटर। फार्मेंटर यही किण्वक है, बड़े बड़े बर्तन है जिसमें कि सूक्ष्म जीवियों को पैदा किया जाता है। अब कौन कौन से ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं इन सूक्ष्म जीवियों से उत्पन्न किए जाते हैं, उत्पादित किए जाते हैं औद्योगिक क्षेत्र में, तो इसमें सबसे पहले पढ़ा जाएगा क्या, किण्वित पेय यानी कि फार्मेंटेड बेवरेजेस। फार्मेंटेड बेवरेजेस, किण्वित पेय, इसको बोला जाता है फार्मेंटेड बेवरेजेस। अब ये किण्वित पेय है क्या? किण्वित पेय सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो ऐसा पीने योग्य पदार्थ जो कि सूक्ष्म जीवियों द्वारा बनाया जाता है। सूक्ष्म जीवियों द्वारा जो प्रोसेस होती हैं उत्पाद बनाने के लिए, इस विधि को, इस क्रिया को या इस प्रोसेस को जो है कहा जाता है किण्वन। और किण्वन विधि से जो है पेय पदार्थ को बनाया जाता है, ऐसे पेय पदार्थ को कहा जाता है किण्वित पेय पदार्थ। किण्वित पेय पदार्थ वे पेय पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवियों से बनाए जाते हैं। ऐसे पेय पदार्थ जो सूक्ष्म जीवियों से बनाए जाते हैं और इस प्रोसेस को बोला जाता है किण्वन। इसी क्रिया को बोला जाता है किण्वन, यानी कि इन पेय पदार्थों को बनाने के लिए सूक्ष्म जीवियों को यूज में लाया जाता है। अब जो है किण्वित पेय में पढ़ना है हमें एल्कोहलीय पेय पदार्थ के बारे में, एल्कोहलिक पेय पदार्थ के बारे में। किसके बारे में? तो एल्कोहलिक पेय के बारे में पढ़ना है।
कौन कौन से ऐसे एल्कोहलिक पेय है जिसका उत्पादन जो है किण्वन द्वारा होता है और उसी को बोला जाता है किण्वित पेय पदार्थ, उसे ही कहते हैं किण्वित पेय पदार्थ। तो एल्कोहलिक पेय पदार्थ बनाने के लिए सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है जिसकी वह है ईस्ट। वह है क्या चीज़? तो ईस्ट। यानी कि ईस्ट से जो है एल्कोहलिक पेय पदार्थ का उत्पादन किया जाता है। और कौन सा ईस्ट? तो सैक्रोमाइसीज सेरीवेसी। सैक्रोमाइसीज सेरीवेसी, इस ईस्ट का नाम है सैक्रोमाइसीज सेरीवेसी। सेरीवेसी इंग्लिश में बोलेंगे इसे सैक्रोमाइसीज सेरीवेसी। सेरीवेसी ये इसका इंग्लिश नाम है, सैक्रोमाइसीज सेरीवेसी। और सैक्रोमाइसीज सेरीवेसी का प्रयोग जो है क्या किया जाता है? तो ये एल्कोहलिक पेय पदार्थ बनाने में किया जाता है। और ये है क्या? सैक्रोमाइसीज सेरीवेसी। तो यह जो है ईस्ट है। क्या है? तो ईस्ट है। इतनी बातें समझ में आ गया होगा। अब हम ये जानेंगे कि कैसे इसे बनाया जाता है। तो क्या किया जाता है इसको बनाने के लिए कि माल्टीकृत धान्यों या फलों के रसों में इस ईस्ट को मिला दिया जाता है। ईस्ट को मिला दिया जाता है जिससे कि किण्वक क्रिया होती है, जिससे कि किण्वन की क्रिया होती है। किण्वन की क्रिया होती है और किण्वन प्रक्रिया द्वारा एथेनॉल बनता है। किण्वन प्रक्रिया द्वारा एथेनॉल बनता है। और अब हम एथेनॉल से जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार का जो है एल्कोहलिक पेय पदार्थ तैयार किया जाता है। यानी कि जो एथेनॉल है उसको जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार का एल्कोहलिक पेय पदार्थ तैयार किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। जैसे कि वाइन है, बियर है, विस्की, ब्रांडी, रम, ये सारी पेय पदार्थ जो है इसी एथेनॉल से प्राप्त किया जाता है। और एथेनॉल बनता कैसे है? तभी हमने बताया कि मल्टीकृत धान्य है या फलों के रस है, उसमें यह ईस्ट को मिला दिया जाता है जिससे एथेनॉल बनता है। और एथेनॉल से विभिन्न प्रकार के जो है ये एल्कोहलिक पेय पदार्थ उत्पादित किया जाता है। तो ये क्या है? यह जो है यह सूक्ष्मजीवी द्वारा हो रहा है, जो है सैक्रोमाइसीज सेरीवेसी। इतनी बातें जो है आप समझ लिए। कुछ इसमें से हम और बातें जानते हैं। कुछ ऐसे भी एल्कोहलिक पेय पदार्थ होते हैं जो बिना आसवन के बनाए जाते हैं, विदाउट डिस्टिलेशन। तो बिना आसवन के जो बनाए जाने वाले पेय पदार्थ है वो है कौन सा? तो वाइन और बियर। बिना आसवन के, बिना आसवन के जो पेय पदार्थ बनाए जाते हैं उसका नाम है क्या? तो वाइन व बियर। उसके बाद से जो आसवन द्वारा बनाया जाता है, आसवन द्वारा जो एल्कोहलिक पेय पदार्थ बनाया जाता है वह है कौन? तो विस्की, रम, ब्रांडी, विस्की, रम, ब्रांडी, विस्की, रम, ब्रांडी, ये जो है ऐसे हैं जो कि आसवन द्वारा बनाए जाते हैं। इतनी बातें जो है आप समझ लिए होंगे कि एल्कोहलिक पेय पदार्थ क्या होता है। तो वह पेय जो कि किण्वन द्वारा बनाया जाए। किण्वन क्रिया क्या होती है? तो सूक्ष्म जीवियों द्वारा जो प्रोसेस होता है उसी को किण्वन कहा जाता है। ये सारी बातें जो है हमने यहाँ पे बता रखा है। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे और इसमें जो भी मेन पॉइंट है उसको जो है हम यहाँ पे नोट करेंगे। और आप जो है वीडियो को स्किप कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसे अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। हम ऐसा इसलिए यहाँ पे करते हैं ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो, आप जो है आसानी से ये नोट्स बना सके। और जो हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे वही नोट्स जो है यहाँ पे हम लिखते हैं, तो आप लोग अपने से लिख लीजिए। और जिनको भी नोट्स चाहिए बहुत ही जल्द मैं जो है उस नोट्स के बारे में बताऊंगा कि आपको कैसे नोट्स मिलेगा सभी चैप्टर का। तो जितनी भी सारी हमने बातें बताया ये सारी बातें जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं और आप क्या करेंगे कि उसे अपने नोट्स में लिख लेंगे।
तो यहाँ पे हमने सारा लैंग्वेज लिख दिया है, जो भी हमने बताया ये सब कुछ जो है इस बोर्ड पे हमने लिख दिया है। क्या क्या? तो देखिए, सूक्ष्म जीवी जो है विशेषकर ईस्ट का प्रयोग प्राचीन काल से ही बियर, वाइन, विस्की, ब्रांडी या रम जैसे पेयों के उत्पादन में किया जाता रहा है। यानी कि ये जो सूक्ष्म जीव है ईस्ट, बहुत समय पहले से ही, प्राचीन काल से ही पेयों के रूप में इसका उपयोग किया जाता रहा है, यानी कि पेय पदार्थ इससे बनाया जाता रहा। एक बात और याद रखिए कि बियर, ब्रेड और वाइन, ब्रेड, बियर और वाइन जिसके द्वारा बनाया जाता है वो है क्या? ईस्ट, यानी कि सूक्ष्म जीव है। कौन सा? सैक्रोमाइसीज सेरीवेसी। उसके बाद से जो है हमने यहाँ पे लिखा है कि इनका उत्पादन किया जाता रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वही ईस्ट सैक्रोमाइसीज सेरीवेसी, सैक्रोमाइसीज सेरीवेसी जो सामान्यतः ब्रीवर्स ईस्ट के नाम से भी प्रसिद्ध है, यानी कि इसको ब्रीवर्स ईस्ट भी कहा जाता है, ब्रेड बनाने में तथा माल्टीकृत धानियों तथा फलों के रसों में एथेनॉल उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाता है। यही हमने कहा कि माल्टीकृत धान्य है या फलों के रस है, उसमें इस ईस्ट को मिला दिया जाता है तो उसमें किण्वन की क्रिया होती है और किण्वन की क्रिया द्वारा एथेनॉल बनता है और एथेनॉल से विभिन्न प्रकार के एल्कोहलिक पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। तो वही चीज़ हमने लिखा कि एथेनॉल बनाया जाता है, एथेनॉल की प्राप्ति होती है किण्वन की प्रक्रिया द्वारा, और उसमें विभिन्न प्रकार के संसाधन भी होते हैं जैसे कि आसवन हो गया या आसवन के बिना। ये बात जो है उस कच्चे पदार्थ पर निर्भर करती है कि उसका उपयोग जो है आसवन की क्रिया द्वारा हो या आसवन के बिना हो। उसके बाद से क्या है, जैसे कि वाइन है तथा बियर है, इसका उत्पादन बिना आसवन के किया जाता है, और विस्की है, रम है, ब्रांडी है, ये किण्वित रस के आसवन द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये सारा लैंग्वेज जो है हमने यहाँ पे लिख लिया है, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद से दूसरा उत्पाद बताएंगे जो होगा प्रतिजैविक, और इसका भी उपयोग औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है, यानी कि ये भी सूक्ष्म जीवों द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद से अगला हम जानेंगे जो होगा प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक। चलिए अब हम इस चीज़ को, सारी चीज़ को जो है यहाँ पे मिटा देते हैं, और उसके बाद से दूसरा उत्पाद पढ़ा जाएगा। दूसरा उत्पाद किण्वित पेय हो गया। उसके बाद से दूसरा उत्पाद होगा क्या, तो प्रतिजैविक। इस प्रतिजैविक इसी को कहा जाता है एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक। ये क्या होते हैं? प्रतिजैविक क्या होते हैं? तो यहाँ पे जो प्रतिजैविक है दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है प्रति और दूसरा है जैविक। प्रतिजैविक, प्रति का अर्थ होता है अगेंस्ट, और जैविक का अर्थ होता है जीव, यानी कि जीवों के अगेंस्ट या जीवों के विरुद्ध। तो इसका अर्थ होता है क्या, इसका अर्थ होगा क्या, तो वे पदार्थ जो दूसरे जीवों के विरुद्ध कार्य करें उसे ही कहा जाता है प्रतिजैविक, अर्थात एंटीबायोटिक, उसे ही कहते हैं प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक। तो सूक्ष्म जीवी दूसरों के विरुद्ध कार्य करे, जैसे कि हम लोगों के शरीर में बहुत सारे रोगाणु प्रवेश करते हैं और जो है रोग फैलाते हैं, उसी को नष्ट करने के लिए हम इस एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं, और ये एंटीबायोटिक क्या करता है, तो उन्हीं जीवों को, उन्हीं रोगाणु फैलाने वाले जीवों को जो है नष्ट करते हैं, उसी के विरुद्ध ये कार्य करते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं। इतनी बातें जो है हमने चैप्टर 8 में भी बताया हुआ है कि जो बाहर से हमारे शरीर में जीव आते हैं उसके विरुद्ध जो है ये कार्य करेंगे, ये प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक। इतनी बातें जो है आप समझ लिए हैं। एंटीबायोटिक सबसे पहला प्रतिजैविक कौन है, तो पेनिसिलिन है, सबसे पहला प्रतिजैविक। और इसका खोज किसने किया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसका खोज किसने किया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्या मतलब, सबसे
पहला प्रतिजैविक कौन सा है? तो सबसे पहला जो प्रतिजैविक है वो है पेनिसिलिन। और इसका खोज जिसने किया वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका खोज किया था और सबसे पहला प्रतिजैविक यही है। कहाँ से इसका खोज किया गया? इसका स्रोत क्या है? तो एक कवक है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। इसका स्रोत क्या है? तो एक कवक है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। इस कवक से जो है क्या किया गया? तो इसका खोज किया गया। किसका? तो पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन एक प्रकार का प्रतिजैविक है और इस प्रतिजैविक का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पे किया गया? तो सबसे अधिक मात्रा में जो प्रयोग है सबसे पहले जो है द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी सैनिकों के घायल होने पर उनके इलाज में किया गया था। जो अमेरिकी सैनिक थे घायल हुए थे और उनके इलाज में जो है इसी का प्रयोग किया गया था। उसी समय इसे खोजा गया और उसी समय जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया गया था। तो इतनी बातें जो है हम यहाँ पे बता दिए। अब जो है इसे बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है? तो पेनिसिलिन नोटेटम नामक सूक्ष्म जीवी का। तो ये भी सूक्ष्म जीवियों का उत्पाद है। ये भी सूक्ष्म जीवियों का क्या है? उत्पाद है। तो उम्मीद है कि आप जो है ये बातें समझ लिए होंगे। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके जो जितने भी चीज़ें हमने बताया ये सारा नोट कर देंगे और आप जो है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। और आप जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हमने जो भी बताया उसका सारा लैंग्वेज जो है यहाँ पे हमने लिख दिया है। क्या? तो प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ है जिनका निर्माण सूक्ष्म जीवियों द्वारा किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक पेनिसिलिन है प्रतिजैविक और इसका निर्माण इस सूक्ष्म जीवी द्वारा हुआ है, यानी कि इनका भी निर्माण जो है सूक्ष्म जीवियों द्वारा किया जाता है। यह अन्य का मतलब कि जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, अन्य सूक्ष्म जीवी यहाँ पे लिखा गया, जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि को मंद कर देते हैं, कम कर देते हैं या उन्हें मार देते हैं। तो एंटीबायोटिक के बारे में आप जो है समझ लिए हैं क्या क्या चीज़ें होता है इसमें। अब जो है हम बताएंगे एंटीबायोटिक के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो एंटीबायोटिक जो है दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, और दूसरा होता है क्या? तो विशिष्ट या सीमित स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इसे जो है बोला जाएगा स्पेसिफिक और लिमिट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक अर्थात ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या है? तो वह एंटीबायोटिक जो विभिन्न समूहों एवं भिन्न भिन्न संरचना वाले अनेक प्रकार के जीवियों को नष्ट करने में सक्षम हो, जो भिन्न समूहों एवं भिन्न संरचना वाले अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीवियों को, रोगाणुओं को नष्ट करने में सक्षम हो, ऐसे प्रतिजैविक जो है कहलाते हैं विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और विशिष्ट या सीमित स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होते हैं? तो ऐसे प्रतिजैविक, ऐसे एंटीबायोटिक जो किसी एक ही प्रकार के रोगाणु को नष्ट करने में सक्षम हो, सभी प्रकार के रोगाणुओं को नष्ट करने में सक्षम न हो, ऐसे एंटीबायोटिक जो है कहलाते हैं विशिष्ट या सीमित स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो ये बातें जो है हम यहाँ पे बोर्ड पे लिखेंगे, तो उससे जो है आप लोग अपने नोट्स में लिखते चलिए। जितनी भी बातें हम बता रहे हैं उसको जो है याद करते चलिए और जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं उसको जो है आप अपने नोट्स में लिखते चलिए। सबसे पहले जो है आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से हम जो है लिखेंगे क्या? तो एंटीबायोटिक्स के प्रकार और उसके उदाहरण।
तो इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद से हम एंटीबायोटिक के प्रकार को यहाँ पे नोट करेंगे। चलिए अब एंटीबायोटिक के प्रकार को नोट करते हैं। एंटीबायोटिक अर्थात प्रतिजैविक दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अभी हमने बताया कौन कौन सा, तो एक है विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ये है क्या? इस प्रकार के प्रतिजैविक भिन्न समूहों एवं भिन्न संरचना वाले अनेक प्रकार के रोगजनकों को नष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रतिजैविक भिन्न समूहों एवं भिन्न संरचना वाले अनेक प्रकार के रोगाणुओं को नष्ट करने में सक्षम होते हैं, तो अनेक प्रकार के रोगाणुओं को ये नष्ट करने में सक्षम होते हैं। कौन? तो विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और इसका एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है? तो पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है। उदाहरण पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, आदि। पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन आदि, ये इसके एग्जाम्पल है विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के। और दूसरा आता है विशिष्ट या सीमित स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। दूसरा विशिष्ट या सीमित स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, इसे कहेंगे स्पेसिफिक और लिमिट एंटीबायोटिक। इसके बारे में ये है क्या? तो वे एंटीबायोटिक, ऐसे एंटीबायोटिक जो किसी एक रोग के लिए, एक रोगजनक के लिए उत्तरदायी हो, यानी कि उसी को नष्ट करे, एक रोगजनक को नष्ट करने में सक्षम हो, सभी प्रकार के रोगजनक को नष्ट करने में सक्षम न हो, ऐसे एंटीबायोटिक को बोला जाता है विशिष्ट या सीमित स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। कहने का ये मतलब है कि वे एंटीबायोटिक जो किसी एक रोग के लिए हो, एक रोग के रोगाणुओं को नष्ट करने में सक्षम हो, सभी प्रकार के रोगाणुओं को नष्ट करने में सक्षम न हो। जैसे कि ये वाला था, सभी प्रकार के रोगाणुओं को नष्ट करने में ये सक्षम था, और ये जो है क्या है? तो केवल एक प्रकार के ही रोगाणु को नष्ट करने में सक्षम होता है, सभी प्रकार के रोगाणुओं को नष्ट करने में सक्षम नहीं होता है। तो यही बातें जो है हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? तो वे एंटीबायोटिक जो केवल एक प्रकार के रोगाणु के लिए ही प्रभावी हो, वे एंटीबायोटिक
एंटीबायोटिक जो एक प्रकार के रोगाणुओं के लिए एक प्रकार के रोगाणु के लिए क्या हो, प्रभावी हो, वही कहलाता है विशिष्ट या सीमित स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो यहाँ तक जो है आप समझ लिए होंगे। हमने यहाँ पे सारी चीज़ें जो है बता दिया कि एंटीबायोटिक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है क्या, विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, और इसका प्रयोग जो है भिन्न भिन्न प्रकार के रोगाणुओं को मारने के लिए किया जाता है, यानी कि ये भिन्न भिन्न प्रकार के रोगाणुओं को मारने में सक्षम होता है। और दूसरा होता है सीमित या विशिष्ट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ये ऐसा एंटीबायोटिक होता है जो किसी एक रोगाणु को ही मारने के लिए प्रभावी होता है, सभी प्रकार के रोगाणु को मारने के लिए प्रभावी नहीं होता है। इतनी बातें जो है हम यहाँ पे समझ लिए। अब हम देखेंगे कि प्रतिजैविक अपना वर्क कैसे करते हैं। ये जो प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है, अपना वर्क कैसे करते हैं। तो अलग अलग प्रतिजैविक अलग अलग तरीकों से सूक्ष्म जीवियों को मारते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतिजैविक है, वो अलग अलग तरीके से सूक्ष्म जीवियों को मारते हैं। जैसे कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं कि जब सूक्ष्म जीव तक प्रतिजैविक पहुंचता है तो उन सूक्ष्म जीवों में ये प्रतिजैविक कोशिका कला को बनने ही नहीं देते हैं। कोशिका कला को बनने ही नहीं देते हैं। जब कोशिका कला नहीं बनेगी तो वह जीव जो है किसी न किसी तरीके से स्वयं नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये एंटीबायोटिक कार्य करते हैं। इसके अलावा जो है कुछ प्रतिजैविक इस तरह से कार्य करते हैं कि सूक्ष्म जीवियों के अंदर, यानी कि उन रोगाणुओं के अंदर प्रोटीन संश्लेषण नहीं होने देते हैं, प्रोटीन ही नहीं बनने देते हैं। जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो वे अपनी संख्या में वृद्धि नहीं करेंगे, और वृद्धि नहीं करेंगे तो वो अपने आप जो है नष्ट हो जाएंगे, या वे मर जाएंगे। तो इस तरह से जो है ये एंटीबायोटिक जो है कार्य करता है उन रोगाणुओं के प्रति, उन सूक्ष्म जीवों के प्रति जो हमारे शरीर में रोग फैलाते हैं। तो यही चीज़ें जो है हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसके बाद से हम जो है जो भी अभी हमने बताया प्रतिजैविक की क्रिया, किस तरह से ये क्रिया करता है, ये चीज़ जो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। चलिए, तो ये बातें जो है हम मिटाएंगे और एंटीबायोटिक की क्रिया अगला हेडिंग हो जाएगा, और उसको हम जो है यहाँ पे नोट करेंगे। एंटीबायोटिक की क्रिया, एंटीबायोटिक की क्रिया, एंटीबायोटिक की क्रिया। इसमें हम लिखेंगे कि प्रतिजैविक विभिन्न उपापचयी मार्गों की क्रिया करके सूक्ष्म जीवों को प्रभावित करता है। प्रतिजैविक विभिन्न उपापचयी मार्गों पर क्रिया करके सूक्ष्म जीवियों को प्रभावित करता है। विभिन्न उपापचयी क्रिया करके सूक्ष्म जीवियों को क्या करता है, तो प्रभावित करता है। कौन कौन सी, तो ये चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे। पहला होगा पेनिसिलिन, जो है जीवाणु की कोशिका भित्ति के संश्लेषण को रोकता है। पेनिसिलिन जीवाणु की कोशिका भित्ति के संश्लेषण को रोकता है। दूसरी बात क्या, तो जो टेट्रासाइक्लिन है वह टीआरएनए को राइबोसोम से ही नहीं बंध दे देता है, यानी कि टीआरएनए राइबोसोम्स
टीआरएनए को राइबोसोम से नहीं बनने देता है, जिस कारण की प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया चलती रहती है और जीव जो है अपनी जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चला पाते हैं। तो क्या मतलब, टेट्रासाइक्लिन टीआरएनए को राइबोसोम से नहीं बनने देता है। टेट्रासाइक्लिन टीआरएनए को राइबोसोम से बंधने नहीं देता है, बंधने नहीं देता है। अगली इसकी क्रिया क्या होगी, वो है क्लोरेम्फेनिकोल। ये सूक्ष्म जीवों के प्रोटीन संश्लेषण को रोकता है। कौन सा, तो क्लोरेम्फेनिकोल सूक्ष्म जीवों के प्रोटीन संश्लेषण को रोकता है। सूक्ष्म जीवों के प्रोटीन संश्लेषण को रोकता है। ये हुआ इनकी क्रिया विधि। जैसे कि ये वाला पेनिसिलिन जो है जीवाणु की कोशिका भित्ति के संश्लेषण को रोकता है, यानी कि कोशिका भित्ति के निर्माण को बाधित करता है और जिस कारण कि वह जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये टेट्रासाइक्लिन है, टीआरएनए को राइबोसोम से बनने नहीं देता है। यदि टीआरएनए राइबोसोम से बंधेगा तो प्रोटीन संश्लेषण प्रोसेस रुक जाएगा, तो ये जो है उससे बंधने नहीं देता है। और तीसरा क्या है, तो क्लोरेम्फेनिकोल जो है ये सूक्ष्म जीवों के प्रोटीन संश्लेषण को रोकता है। उसमें प्रोटीन संश्लेषण होगा नहीं, और जब प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा तो वे जो है अपनी वृद्धि नहीं कर पाएंगे, और वृद्धि नहीं करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। तो ये बातें हैं ये। अब जो है हम जानेंगे क्या अच्छा एंटीबायोटिक क्या है। अच्छा एंटीबायोटिक क्या है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा, जो भी बातें हम यहाँ पे बताएंगे। तो अच्छी एंटीबायोटिक वो है जो पोषद के लिए हानि रहित हो। पोषद मतलब कि हम आप जो हमारे शरीर में रोगाणु आते हैं तो रोगाणु हमें हानि पहुँचाते हैं, उसके लिए हम एंटीबायोटिक लेते हैं। तो हमारे शरीर में रोगाणु आए तो हम रोगाणु के लिए पोषद हुए। क्या हुए, पोषद। जब हम एंटीबायोटिक लें तो एंटीबायोटिक हमें हानि न पहुंचाए, उस रोगाणु को नष्ट कर दे, लेकिन हमें हानि न पहुंचाए। ठीक, तो अच्छी एंटीबायोटिक वो है जो पोषद के लिए हानि रहित हो, हानि न पहुंचाए। दूसरी बात कि रोगजनकों के सभी स्ट्रेन के लिए प्रभावी हो। विभिन्न प्रकार के रोगजनक होते हैं और सभी रोगजनकों के लिए वह एंटीबायोटिक प्रभावी हो और तुरंत क्रिया करने वाली हो तथा पोषद के आहार नाल के सूक्ष्म जीवियों को नुकसान न पहुंचाए। पोषद के आहार नाल के सूक्ष्म जीवियों को नुकसान न पहुंचाए, ये होना चाहिए। क्या क्या चीज़ें, तो हम यहाँ पे इसे नोट कर देते हैं कि एक अच्छी बायोटिक वह है जो एक अच्छी एंटीबायोटिक वह है जो पोषद के लिए हानि रहित हो, हानि रहित हो, पोषद के लिए हानि रहित हो। रोगजनकों के सभी स्ट्रेन के लिए प्रभावी हो, तुरंत क्रिया करने वाली हो, तुरंत क्रिया करे और पोषद के आहार नाल के सूक्ष्म जीवियों को नुकसान न पहुंचाए। इसका मतलब ये है कि एक अच्छी एंटीबायोटिक वो है जो पोषद के लिए हानि रहित हो,
यानी कि पोषक को कोई हानि न पहुंचाए, रोगजनकों के लिए सभी स्ट्रेन के लिए प्रभावी हो, जितने रोगजनक है उनके सभी स्ट्रेन के लिए क्या हो, प्रभावी हो, तुरंत क्रिया करने वाली हो, जो और जो है पोषक की जो आहार नाल है, पोषक के आहार नाल में जो सूक्ष्म जीवी पाए जाते हैं उस सूक्ष्म जीवियों के लिए ये क्या हो, उसके लिए नुकसान न करे, यानी कि उसको हानि न पहुंचाए। पोषक की आहार नाल में जो सूक्ष्म जीवी हैं उसको जो है ये कोई नुकसान न पहुंचाने वाली हो, इसी को जो है अच्छी एंटीबायोटिक कहा जाता है। अब जो है हम कुछ सूक्ष्मजीवी और उससे उत्पन्न एंटीबायोटिक के बारे में बताएंगे और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जितनी भी बात हम यहाँ पे बता रहे हैं सारा जो है एग्जामिनेशन की दृष्टि से, विशेषकर नीट की दृष्टि से याद रखिएगा। जो लोग नीट की तैयारी करते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, सूक्ष्मजीवियों से कौन कौन से सूक्ष्मजीवी से कौन कौन सा प्रोडक्ट उत्पादित किया जाता है, तो ये बातें याद रखिएगा। और ये नहीं है कि आप जो है यहाँ पे क्लास 12 में पढ़ रहे हैं तो आप ही के लिए यह जो है लाभदायक होगा, और भी लोगों के लिए जो है ये काम आएगा, और लोगों के लिए भी ये लाभदायक होगा। तो जो भी इस वीडियो को देखेंगे कुछ ना कुछ लाभ ही पाएंगे। और बायोलॉजी जो है सभी के लिए होता है, चाहे वो जो है एकेडमिक तैयारी करे या ना करे, और सभी को अपने शरीर के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी रखनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है हमने क्या किया, तो एंटीबायोटिक किस तरह से कार्य करता है, अच्छी एंटीबायोटिक क्या होता है ये हमने बताया। अब हम जानेंगे कुछ सूक्ष्म जीवियों से कौन से एंटीबायोटिक उत्पन्न किए जाते हैं, उसके नाम को हम यहाँ पे बताएंगे। तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम बताते हैं कि जीवाणुओं द्वारा कौन से एंटीबायोटिक तैयार किए जाते हैं और कवकों द्वारा कौन से एंटीबायोटिक तैयार किए जाते हैं, जीवाणु और कवकों द्वारा। तो उन कवक का नाम और उस जीवाणु का नाम हम यहाँ पे बताएंगे, और उसके द्वारा जो है एंटीबायोटिक जो है कौन सा तैयार किया जाता है, ये चीज़ें जो है हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले जीवाणुओं द्वारा, और यहाँ से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक, और यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, तो यहाँ पे लिखेंगे जीवाणु का नाम, यानी कि वह जीवाणु जिसके द्वारा जो है ये प्रतिजैविक बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। तो पहला आएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, और यह जो है जिस जीवाणु द्वारा तैयार किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। दूसरा जो प्रतिजैविक होगा एंटीबायोटिक जो जीवाणु द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उसका नाम है क्लोरोमाइसिन, और यह जिस सूक्ष्मजीवी द्वारा, जिस जीवाणु द्वारा बनाया जाता है, उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस बेनेजुएली, उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस बेनेजुएली। उसके बाद से अगला जो प्रतिजैविक है वो है एरिथ्रोमाइसिन, और यह जिससे बनाया जाता है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्राइस। तो इसके द्वारा जो है क्या किए जाते हैं, ये एरिथ्रोमाइसिन नामक प्रतिजैविक उत्पन्न किए जाते हैं। अब हम जानेंगे कवकों द्वारा। तो यहाँ पे जो है जान लेते हैं, यहाँ पे यही होगा प्रतिजैविक, और यहाँ पे लिखेंगे कवक का नाम। इसमें सबसे पहला आएगा पेनिसिलिन, और अभी हमने बताया पेनिसिलिन के बारे में कि पेनिसिलिन किसके द्वारा
तैयार किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, यह एक एंटीबायोटिक है और उस कवक का नाम हमने बताया कवक के द्वारा होता है। और कौन सा कवक है वो? तो वह कवक है पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। उसके बाद से दूसरा जो कवक द्वारा बनाया जाने वाला एंटीबायोटिक है वो है बैकेरिन। बैकेरिन और बैकेरिन जिस कवक से बनाया जाता है उस कवक का नाम है जिब्रेला बैकेटा। जिब्रेला बैकेटा। तो यहाँ पे जो है ये भी सूक्ष्मजीवी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके भी बारे में जाने रहिए, याद किए रहिए कि कौन सा सूक्ष्मजीवी कौन सा प्रोडक्ट उत्पादन में भाग लेता है, उससे कौन सा प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारा प्रोसेस जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आता है तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसे अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है इसका लाभ ले पाएँ। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कार्बनिक अम्ल, एंजाइम व जैव सक्रिय अणुओं के बारे में। इनका भी उत्पादन औद्योगिक पैमाने पर किया जाता है और इनका भी उत्पादन सूक्ष्मजीवियों द्वारा किया जाता है। बहुत सारे ऐसे कार्बनिक अम्ल है, एंजाइम है, जैव सक्रिय अणु है जिसका उत्पादन जो है क्या होता है, औद्योगिक पैमाने पर होता है इन सूक्ष्मजीवियों द्वारा। तो उन सूक्ष्मजीवियों द्वारा उन अणुओं के बारे में, कार्बनिक अम्लों के बारे में, जैव सक्रिय अणुओं के बारे में, एंजाइमों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा बात जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।